Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here. Today we are going to continue with the chapter called as a cell the unit of life. Okay, तो इस वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस एंड ट्राई करेंगे कि हमारा ये जो लेक्चर है ये पूरा चैप्टर को खत्म कर दे आज. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड विद दिस टॉपिक कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस. नाउ न्यूक्लियस के बारे में तो आप लोगों को सबको पता ही होगा कि न्यूक्लियस क्या है. इट्स लाइक प्रेजेंट इन द सेंटर भी हो सकते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट, मतलब सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है या फिर पेरिफेरल रीजन पे प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना. तो ये सारे ऐसे पार्ट्स रहेंगे ही. इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होगा कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो भी हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड. बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर इटसेल्फ हम लोगों ने स्टार्टिंग में सबसे पहले डिस्कवर किया था कि रॉबर्ट ब्राउन नाम का जो साइंटिस्ट रहेंगे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था. ओके, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था इन द ऑर्किड सेल्स. ओके, अगर न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं तो हम लोग उसके लिए टर्म यूज करते हैं ई न्यूक्लिएटेड, लाइक हमारे मैच्योर मेमलियन आरबीसी जो बहुत पहले से ये एग्जांपल चलते आ रहा है अभी हमारे लिए. इसके अलावा हम लोगों ने प्लांट एनाटॉमी चैप्टर डील किया था जहाँ पे याद करने की कोशिश करो फ्लोएम्स के बारे में, फ्लोएम एलिमेंट्स के बारे में मैंने बताया था. ओके, जहाँ पे सीयू ट्यूब्स होते हैं, है ना, सीयू ट्यूब्स एंड द कंपेनियन सेल्स, जिसमें से सीयू ट्यूब जो होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन कंपेनियन सेल्स जो होते हैं उनके पास न्यूक्लियस होते हैं, है कि नहीं. इसके अलावा प्लेटलेट जो होते हैं वहां पे न्यूक्लियस आप लोगों को नहीं देखने मिलेंगे. देन वन न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट होता है तो हमारा क्लासिफिकेशन में उसको टर्म मिल जाता है यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन. दो न्यूक्लियस होगा तो बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन. एग्जांपल ले लो पैरामेशियम, है ना. पैरामेशियम में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक साइज में बड़ा होता है और एक साइज में छोटा होता है. जो बड़ा होता है वो पूरे बाकी के एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है सेल के, लेकिन जो छोटा होता है जिसको हम लोग माइक्रो न्यूक्लियस भी कहते हैं वो न्यूक्लियस क्या करता है, तो वो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन वाली एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. ओके, डिवीजन वाली एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ऐसे बोल सकते हो. नेक्स्ट, मेनी इफ इट इज प्रेजेंट तो हम लोग मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन यूज करते हैं. सो नाउ अगर पोजीशन को लेके बात करें, सो इन एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर. प्लांट सेल में बात करें तो ई सेंट्रिक, क्योंकि प्लांट सेल में क्या होता है, बड़ा सा वैक्यूल होता है ना. तो वैक्यूल होने के कारण जो सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं प्लांट्स के वो एक साइड में हो जाते हैं, इसलिए ई सेंट्रिक कहा गया है. पेरिफेरल की बात करें तो एडिपोसाइट सेल्स ले लो, यहाँ पे भी बीच में एडिपोसाइट सेल्स में क्या होता है, तो फैट स्टोरेज एरिया बढ़ जाता है. ओके, बीच में फैट वैक्यूल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसके वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल रीजन पे शिफ्ट हो जाता है. बेजल के बारे में बात करें तो आप लोगों ने कॉलमनर सेल्स पढ़ा रहेगा इन द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स. वहां पे मैंने बताया था कि इनका जो न्यूक्लियस पोजीशन होता है वो एट द बेस ऑफ द सेल प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो काइंड ऑफ यू कैन से क्विक रिवीजन. नाउ अगर इनके शेप को लेके हम लोग डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो सर्कुलर शेप जो होता है वो काफी कॉमन देखने मिलता है. इसके अलावा ओवल शेप आप लोगों को स्मूथ मसल्स में देखने मिलेंगे एंड द स्क्वैमस एपिथेलियम. ओके, ये टॉपिक फिर से आएगा इन द चैप्टर कॉल्ड एज अ लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ क्लास 11th ह्यूमन फिजियोलॉजी. ठीक है, तो तभी हम लोग इसके बारे में फिर से बात करेंगे, क्योंकि वहां पे मसल के बारे में हम लोगों को बात करना होता है. नेक्स्ट, यहाँ पे बात करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द बाइलोब, तो एसिडोफिल्स इज द एग्जांपल, trilobed basophil is the example, and multilobed is a neutrophil are the examples. Okay, again very important, you can say from here the question will be arise in the examination. Okay, bilobed acidophil, trilobed basophil and the multilobed neutrophils. Okay, again this topic will be deal in case of the body fluid and circulation. वहां पे इसके बारे में फिर से पढ़ोगे क्योंकि डायग्राम्स भी आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे देखने के लिए. ओके, नेक्स्ट, हॉर्स शेप वाला भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको वर्टिसिला में देखा जाता है. Now, as you can see over here, a very common and very familiar diagram is coming on the screen. जैसे कि देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. ओके, ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि इनके पास होते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर पोर. ओके, यू कैन सी ओवर हियर. तो जो भी एक्सचेंज होना है न्यूक्लियस के बीच में एंड बाकी के सेल ऑर्गेनल्स के बीच में, वो सारी बातें यही से होती है. ओके, आप लोग जैसे कि एमआरएनए जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू, है ना. सो दैट एमआरएनए विल बी गोइंग इन द साइटोप्लाज्म फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको हम लोग ट्रांसलेशन प्रोसेस कहते हैं, वो इसी के थ्रू होता है. बात समझ में आई, ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही सारी चीजें साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दी जाती है. ओके, नाउ other than this what you should remember, there is a ribosomes can be present on the outer side of the nuclear membrane. Okay,
and then your thick, you can say thick body will be seen under microscope inside the nucleoplasm, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस, जो कि आरआरएनए बनाने में एंड आरआरएनए को स्टोरेज करने में मदद करते हैं. ओके, so see inner membrane, outer membrane, and yes, cytoplasm of the nucleus is called as a nucleoplasm, and there is a chromatin fibers. ओके, तो ये सारी बातें होती है, अ वेरी जनरल स्ट्रक्चर. ओके, इसके बाद बढ़ते हैं आगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द न्यूक्लियर पोर. यस, न्यूक्लियर पोर, ये भी डिस्कशन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया है. आप लोगों ने सोचा भी नहीं रहेगा कि न्यूक्लियर पोर इस तरीके से हमको पढ़ने मिलेगा करके. ओके, तो सी ओवर हियर, ये आप लोग देख रहे हो, दिस इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, और उनके बीच में जो गैप होते हैं हम लोग उसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं. इसका टोटल डायमीटर होता है न्यूक्लियर पोर का 800 एंगस्ट्रॉम. कितना होता है? 800 एंगस्ट्रॉम. इसके अंदर एक और कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं लूमेन. ओके, तो पूरा ये यूनिफॉर्म लूमेन प्रेजेंट होता है यहाँ से यहाँ तक नीचे तक. ओके, और लूमेन का डायमीटर होता है 500 एंगस्ट्रॉम. ओके, तो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस ओवर हियर. और इतना ही नहीं, वहां पे जो आप लोग वर्टिकल लाइंस देख रहे हो, ओके, दोस वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड एज एन्यूलस. व्हाट आर दिस एन्यूलस? एन्यूलस एक्चुअली टोटल 8 इन नंबर होते हैं जिनको वर्टिकल फाइबर्स भी कहते हैं. ओके, दीज आर एक्चुअली ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके देते हैं. अगर मैं ऊपर से देखने की कोशिश करूं तो समवर्ट ऐसे करके ये हो गए 1 2 3, कुछ ऐसा 4 5 6 7, एंड देन यू कैन से 8, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऊपर से देखने मिलता है, ऑक्टागोनल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि उनके पास 8 एन्यूलस वर्टिकल फाइबर्स आपको देखने मिलेंगे. दैट इज व्हाट इज द रीजन behind this octagonal structure. Now, as you can see, there is a blue color structures has been prepared over there. Again, what are these? These are ribosomes, क्योंकि present on the outer membrane of the nucleus. Okay, inner membrane of the nucleus will be showing some irregular pattern, लेकिन towards the pore region. Okay, towards the nuclear pore region, you can see there is a fibrillar lamina is present. What is the function of this? This is a kind of support, you can say, to the nuclear membrane from the inner side. Okay, and this is made up of actually of proteins. Now, as you can see on the screen, there are many labeling has been coming. Okay, ये जो ल्यूमेन होता है ये एक्चुअली पूरा खाली नहीं होता है, इसके अंदर भी एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, यू कैन से, जिसके वजह से ही एक्सचेंज डिफ्यूजन वाली जो प्रोसेस होती है वो काफी अच्छे से हो जाती है. ओके, सो इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मिन. क्या कहा जाता है? ऐसे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोप्लाज्मिन कहा जाता है. न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में ऑलरेडी बता दिया था मैंने, फिर भी यहाँ पे मैंने इसके पीएच के बारे में बात की है, विच इज अ स्लाइटली अल्कलाइन 7.4 प्लस और माइनस 7.2 पकड़ सकते हो. ओके, नोट, functions of the nucleolus is nothing but synthesis and the storage of आरआरएनए. न्यूक्लियोलस का एग्जांपल दिया है आप लोगों को, और ये यहाँ पे डायग्राम भी देने वाला हूं मैं आप लोगों को न्यूक्लियोलस को लेकर. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. नोट, nucleolus is discovered by the scientist called as a Fontana. Okay, इन ईल. और उसके बाद टर्म की बात करें तो बॉमेन जो बंदा था उसने इसके न्यूक्लियोलस का टर्म दिया था. ओके, इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. लेकिन आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे टी शेप सेल्स आपको देखने मिलेंगे जो कि थोड़े थिक होते हैं. ओके, यू कैन सी ओवर हियर, एटलीस्ट मैंने 5 बना के रखे हैं न्यूक्लियोलार क्रोमैटिन फाइबर्स. आपको येलो कलर के स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना है. ओके, दीज आर न्यूक्लियोलार क्रोमैटिन फाइबर्स के बने हुए रहते हैं, और इसके अंदर का जो भी एरिया रहता है इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट, एंड दोस ग्रैन्यूल्स आर नथिंग बट आरआरएनए. ओके, किसके ग्रैन्यूल्स होते हैं? आरआरएनए के ग्रैन्यूल्स होते हैं. ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है. तो ये फंक्शन क्या करता है? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ द आरआरएनए. Now, as you know about the nucleus very clearly, now let's talk about the chromatin fibers, and यहाँ पे chromosomes को लेके भी बात करते हैं. चलो सबसे पहले chromosome के बारे में बात करते हैं. It is discovered by the Hofmeister. Okay, term given by the Waldeyer. Okay, तो ये आपके सामने एक जनरल सा डायग्राम दिया हुआ है मैंने. ये ऊपर एक स्वेलिंग जो देख रहे हो, दिस इज ड्यू टू द सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. और जो ऊपर ये जो स्वेलिंग आ गई है उसको कहा जाता है नॉर रीजन, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजेशन रीजन. इसी को सैट क्रोमोसोम्स कहा जाता है.
ओके, जैसे कि हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 23 पेयर्स में, जिनमें से क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, ओके, 21 एंड 22 कितने हो गए? 5 क्रोमोसोम हो गए। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज सैट क्रोमोसोम, जिनको सैटेलाइट क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। ओके, तो चलो बढ़ते हैं आगे। अभी ये जो बाकी का जो एरिया है, दिस इज द अपर आर्म, ओके, एंड देयर इज अ लोअर आर्म। अपर आर्म एंड लोअर आर्म आर बीन कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रोमियर। ओके, तो बीच में क्या है? तो सेंट्रोमियर है, एंड सेंट्रोमियर के ऊपर कवरिंग क्या होती है? तो काइनेटिक कोर। हम लोग सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल में इसके बारे में डिस्क्राइब कर चुके हैं। ओके, तो सेंट्रोमियर जो होता है, इट इज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अगर क्वेश्चन होता है हाउ मेनी कंस्ट्रक्शन विल बी सीन इन केस ऑफ द सैट क्रोमोसोम, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए 2। Primary constriction seen on the centromere region, and the secondary constriction just seen below the, you can say, nor region, okay, or towards the nor region, ऐसे बोल सकते हो आप लोग। ओके, और जो अगर सैड क्रोमोसोम मेंशन नहीं है या फिर नॉर रीजन मेंशन नहीं है, जस्ट अ क्रोमोसोम वर्ड हैज बीन मेंशन, सो ओनली वन कंस्ट्रक्शन विल बी दैट इज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एट द सेंट्रोमियर रीजन। इस तरीके से आप लोगों को आंसर मार्क करना है। क्रोमोसोम एक काइंड ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर होता है, यू कैन से क्रोमोसोमल की जो मेम्ब्रेन होती है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीनियस मेम्ब्रेन, जिसको पेलिकल भी कहा जाता है। अभी बात करते हैं अंदर के साइड में। एक्चुअली क्रोमोसोम इज नथिंग बट द कंडेंस फॉर्म ऑफ द डीएनए ओनली। ओके, इसके बारे में ज्यादा डिटेल पढ़ोगे इन द चैप्टर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, क्लास 12th में आएगा। ओके, हाउ द क्रोमोसोम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट, यहाँ पे ये क्रोमोनिमाटा जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो, टू पैरेलल लाइंस हैज बीन शोन विद द येलो इन कलर। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो क्रोमोप्लाज्म जो कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ना। तो ये दोनों को थोड़ा सा समझने के लिए आप लोगों को एक टॉपिक के ऊपर लेके चल रहा हूँ। जैसे कि सबका ध्यान अभी राइट साइड में रहेगा स्क्रीन के। देखो, यहाँ पे मैंने दो अलग चीजें एक ही क्रोमोसोम में बनाई है। ओके, तो ध्यान रखो इसके ऊपर। नोट, पैरेलल अरेंजमेंट जो मैंने यहाँ पे जस्ट येलो कलर में दिखाया था, एक सेकंड में दिखा देता हूँ यहाँ से ये हाइलाइटर हटा के। ओके, सो एज यू कैन सी ओवर हियर, येलो कलर के बैंड्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। समझ में आ रही है बात? तो इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। सो पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोनिमेटा को बोला जाता है पैरानेमिक कंडीशन। क्या कहा जाता है? पैरानेमिक। व्हाट इज पैरानेमिक कॉइलिंग? So see, paranemic coiling actually found in case of the meiosis, where the two strands are loosely coiled and making them easier to separate. Okay, ये एक अलग से सिनेरियो है जो आपको कंपलसरी ध्यान में रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो, जिसको क्रोमोप्लाज्म कहते हैं, एक्चुअली दिस इज अ काइंड ऑफ प्लेक्टोन, सी, plectonemic coiling. What are the plectonomic coiling? Which normally takes place during the mitosis, in which the sister chromatids are tightly coiled upon each other and are not going to easily separate. तो ये एक बात ध्यान में रखना, पैरानेमिक एंड प्लेक्टोनेमिक के बीच में डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है। यू शुड एबल टू आंसर सच क्वेश्चंस। ओके, इसके अलावा क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के लोकेशन को लेके भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि सेंट्रोमियर बीच में है, तो अपर आर्म इज इक्वल टू द लोअर आर्म, ये हो जाता है मेटासेंट्रिक, जिसको हम लोग के शेप भी कहते हैं। ओके, अगर ये देखो, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने मिलेगा। ओके, देयरफॉर कॉल्ड एज अ के शेप स्ट्रक्चर। सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो हम लोग उसको एल शेप कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक। ओके, और थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो जे शेप आपको देखने मिलेगा, एक्रोसेंट्रिक, एंड एकदम एग्जैक्टली ऊपर चलेगा तो आई शेप स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, टीलोसेंट्रिक। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द centromere there is a total four types, you can see: metacentric, submetacentric, acrocentric, and the telocentric. Okay, even the diagram is given very nicely in your NCERT textbook, just go through that, again you will understand very nicely. Now, there's a new topic is going to start, जिसको हम लोग कहते हैं microbodies, which are normally seen in case of the eukaryotic cells, in which are normally arise from the endoplasmic reticulums, and these are of three types. Very very important, जहाँ पे questions बनते हैं, याद रखना, बिल्कुल मिस करने की कोशिश मत करना। यहाँ पे lightly लेना नहीं ये टॉपिक को, दिखते छोटे टॉपिक से लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रायोरिटी है इनको। Spirosomes, okay, which are normally seen in case of the plant cells discovered by the Perner, contain acid hydrolytic enzymes. Okay, acid hydrolytic enzyme का मतलब क्या है? These are digesting enzymes, you can say, which are normally called as the plant lysosomes. Okay, because they are formed in the plant. Okay, found in the endosperms also and found in the cotyledons. So plant region में endosperm and cotyledons में ये लोग मिलेंगे। नेक्स्ट जो आ रहा है आपके सामने, डेट इज अ ग्लाइकोक्सिजोम, जिसको अगेन प्लांट सेल्स में देखा जाता है, डिस्कवर्ड बाय द बीवर्स। ओके,
हेल्प इन द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट इनटू द कार्बोहाइड्रेट, मतलब फैट का कन्वर्जन किया जाता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ओके, ये आपको देखने मिलेगा कैस्टर सीड में एंड द पीनट सीड में भी। ओके, अदर देन दिस देयर इज अ वन मोर माइक्रोबॉडीज इज कमिंग ऑन द स्क्रीन, जिसको कहा जाता है पेरोक्सिसोम। ओके, फाउंड इन केस ऑफ द प्लांट एज वेल एज इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में इसका फंक्शन जो है अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है, लेकिन इसका जो डिस्कवरी है ये रैलिन नाम के साइंटिस्ट ने की थी इन द लीवर सेल एंड द किडनी सेल। लेकिन क्या काम करता है ह्यूमंस में, इसके बारे में अभी तक फंक्शन पता नहीं है। ओके, या फिर इन एनिमल्स यू कैन से। लेकिन प्लांट के बारे में बात करूं तो सी एमिनो एसिड या फिर यूरिक एसिड जो है, इनको तोड़ देता है हाइड्रोकार्बन्स एंड यू कैन से हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। ओके, H2O2 विच इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस। लेकिन H2O2 को बाद में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यू कैन से इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द नॉन toxic substance. Okay, so what is the function in the plant? See, formation of and breakdown of H2O2, and also helps in the photorespiration. What is that photorespiration? It is a harmful process जहाँ पे plants क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में पढ़ोगे ये टॉपिक इन डिटेल, फोटो रेस्पिरेशन। ओके, जो हम लोग सून गोइंग टू स्टार्ट विद दैट चैप्टर्स। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल स्टार्ट हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स नथिंग बट वैकस। वैकस का मतलब होता है एम्प्टी। ओके, मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट, तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। फाउंड इन द एनिमल सेल, जो कि छोटा होता है साइज में लेकिन प्लांट में सबसे बड़ा होता है। ओके, जिसके वजह से ये प्लांट सेल जो है इलोंगेशन एक्टिविटी भी दिखाते हैं। ओके, सो फंक्शन क्या हो सकता है, इलोंगेशन ऑफ द सेल ऑल्सो। ओके, प्लांट सेल्स में बड़े होते हैं। एब्सेंट इन केस ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल, क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक सेल कंटिन्यूअसली डिवीजन प्रोसेस दिखाते हैं। ओके, एंड ऑफ बैक्टीरियल सेल में भी एब्सेंट होगा। इवन द माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माने जाते हैं, उनके अंदर भी एब्सेंट देखने मिलेगा। प्लांट वैक्यूल फिल्ड विद द सैप, तो सैप एक्चुअली जो होता है दैट इज अ लिक्विड काइंड ऑफ सब्सटेंस। व्हाट इज दिस, कंसिस्ट ऑफ वाटर, मिनरल, सॉल्ट, शुगर एंड एमिनो एसिड। तो जब भी हम लोग प्लांट सैप वर्ड यूज करेंगे, आप लोगों को ये सारी बातें दिमाग में रखनी है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन तो ऑलरेडी बता चुका हूं, देखो। मेंटेन्स द टर्गर प्रेशर, जो कि मिनरल एंड न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में फिर से आएगा। ओके, नेक्स्ट हेल्प्स इन द सेल इलोंगेशन, देन मेंटेन द स्टोरेज। टाइप्स, फूड वैक्यूल है, अगर सॉलिड फूड पार्टिकल है तो फैगोसोम वाली एक्टिविटी जैसे लाइसोसोम्स करते हैं। ओके, सेल ईटिंग भी बोल सकते हो। लिक्विड अगर होगा तो पिनोसोम, जिसको सेल वॉमिटिंग भी कहते हैं। ओके, गैस वैक्यूल के बारे में बात करूं तो फॉर फ्लोटिंग पर्पस, जो कि आपको एक्वेटिक प्लांट्स में देखने मिलेंगे, जैसे कि लोटस इज एग्जांपल ले लो। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक ध्यान में रखना है, जिसका फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, जो हम लोग एमीबा में भी देखते हैं, पैरामेशियम में भी देख चुके हैं, एनिमल किंगडम में बहुत बार हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी आर एंटरिंग इनटू द वेरी इंटरेस्टिंग सेल ऑर्गेनल, जिसको कहा जाता है सेल इनकल्जन्स। अगेन द टॉपिक इज वेरी स्मॉल, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बट डोंट इग्नोर द टॉपिक, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सी ओवर हियर, सेल इंकर्जन्स आर नथिंग बट द नॉन लिविंग थिंग्स। अब ये क्या हो सकता है, तो जैसे कि स्टार्च ग्रेन। ओके, इट इज अ काइंड ऑफ यू कैन से स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज नॉर्मली सीन इन द इन केस ऑफ द प्लांट्स, तो आप लोगों को लाइक पोटैटो एंड राइस में देखने मिलता है। ग्लाइकोजन अगेन इट इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच नॉर्मली सीन इन केस ऑफ द एनिमल्स। ओके, इन द लिवर सेल एंड इन द मसल्स। अदर देन दिस, प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स नथिंग बट इट्स अ काइंड ऑफ एल्यूरोन विच विल बी सीन इन केस ऑफ द मेज। मेज के सीड्स में देखो, मोनोकॉट सीड्स में हम लोगों ने देखा है। ओके, इसका डायग्राम भी आपको मिल जाएगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, देखो सीड वाले पार्ट में। ओके, एल्यूरोन लेयर वहां पे आपको देखने मिलेगी। ऑयल ड्रॉपलेट, जो कि एडिपोसाइट्स आप लोग कह सकते हो, कैस्टर एंड ग्राउंडनट्स में आपको देखने मिलेंगे। सिलिका क्रिस्टल्स भी होते हैं प्लांट्स में, जैसे कि इन द लीव्स ऑफ द ग्रास। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स, जिनको हम लोग कहते हैं सिस्टोलीथ, ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ याद रखना है मोमर्डिका। ओके, कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स, जिनको राफाइट्स कहते हैं, लीव्स ऑफ एकॉर्निया। ओके, नेक्स्ट गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये तो रहेंगे ही। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या होते हैं, तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ये क्या है, तो ये जोन जो पूरा है ना, ये आप लोगों को मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस बना के देगा। कौन से फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछने के चांसेस बनते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यू कैन से। ओके, other than this, see, quinine is the one of the example you can which is obtained normally from the cinchona bark. Okay,
सिंचोना इज द नेम ऑफ द ट्री। इसका यूज किया जाता है क्यूनिन का, इट एक्ट एज अ मॉस्किटो रेपेलेंट ऑल्सो। ओके, other than this, what are the product which can be obtained from the plants like caffeine, nicotine, morphine, gums, resins, drugs? So many things are there which is normally obtained from the plant, okay, which is like you can say economically very very important, commercial use किया जाता है उन सारी चीजों का। ठीक है, नेक्स्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्टार्टिंग ओवर हियर, सीलिया एंड फ्लैजेला, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके थे इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। वहां पे स्ट्रक्चर्स के बारे में डील किया था मैंने, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ऐसा ही कुछ हम लोग डील करेंगे। तो सीलिया, द नंबर ऑफ सीलिया पर सेल इज यूजुअली वेरी 300 टू लाइक 1,04,000 भी आप लोगों को देखने मिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, या फिर 14,000 बोल सकते हो। सॉरी, मैंने 1 लाख कुछ ज्यादा ही बता दिया, दिस इज लाइक 14,000 वैल्यू ओवर हियर, ओके, इट्स नॉट 1 लाख। तो अगर नॉर्मली आप लोगों को नंबर याद नहीं रखना है तो इतना जरूर याद रखना कि ये पूरे ओवरऑल बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, ओके, न्यूमरस बोल सकते हो इन शॉर्ट। flagella number, like you can say 1 to 4 in number you can see, okay. Cilia, they are smaller in size, like 5 to 20 micrometer in length, whereas over here flagella very longer, you can say 100 to 200 micrometer in the length, okay. Cilia usually occur throughout, or you can say major part of the surfaces of the cells, like over here flagella very commonly found at only one end, okay, either posterior or you can say anterior end of the bacteria or वगैरह वगैरह, okay. दे बीट इन द कोऑर्डिनेटेड रिदम, रिदम यानी सिंक्रोनस वे में वो लोग मूवमेंट दिखाते हैं, अगर लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड तो लेफ्ट साइड में, ओके। और यू कैन से वन आफ्टर द अदर अगर होगा तो मेटाक्रोनिक रिदम भी कहते हैं उसको। फ्लैजेला जो है ये बीट इंडिपेंडेंटली, ओके, और ये जो है ये साइमल्टेनियसली बीट करते रहते हैं। सीलिया विच इज प्रोड्यूस अ स्वीपिंग और पेंडुलर स्ट्रोक, whereas over here flagella produce undulatory motion, जो हम लोग ऑलरेडी सुनते आ रहे हैं, ठीक है। cilia helps in the locomotion, aeration, feeding, circulation and many more are the examples over here, whereas flagella normally performs a locomotion like activity. cilia may fuse to form the undulating membrane, surface is smooth, whereas fusion of the flagella is unknown, surface may be smooth or it possesses the flemurs, okay। तो bristles भी present हो सकते हैं, ओके। व्हाट आर ब्रिसल्स? द हेयरी लाइक सब्सटेंस, जो कि हम लोग जू स्पोर्स कैसे पढ़े हैं आप लोगों ने, ओके, जिनके ऊपर टिंसल तरीके का आप लोगों ने फ्लैजेला देखा होगा, ओके। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो देखो कैसे दिखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स इनके। तो देर आर टू पार्ट जो कि होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वन इज अ प्रोटोप्लाज्मिक शीट एंड अदर इज कॉल्ड एज एक्सोनिम, जिसको एक्सियल फिलामेंट भी कहते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक शीट के बारे में बात करूं, इट इज अ टोटल 9 पेरिफेरल पार्ट होते हैं, ओके। 9 पेरिफेरल ट्यूब्स के बारे में बात करेंगे जो कि इस तरीके से कुछ अरेंज रहेंगे, दिखाऊंगा सारा चीज, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। और +2 रिंग्स विल बी देयर इन द सेंटर, तो मतलब 2 रिंग सेंटर में रहेंगे और 9 रिंग्स आप लोगों के यू कैन से पेरिफेरल रीजन पे रहेंगे, ओके। सो देखो जो 2 रिंग सेंटर में रहेंगे C1 एंड C2, उसको कहते हैं, उसका डायमीटर लाइक यू कैन से 250 एंगस्ट्रॉम एंड 250 एंगस्ट्रॉम, दोनों के रिंग सेम रहेंगे, ठीक है, मतलब मेजरमेंट सेम रहेंगे। और ये अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होते हैं, दिस आर स्पाइरली अरेंज, ये आप लोगों को देखने मिलेगा। अगर ये मैं पूरा फ्लैजेला बोलूं तो इसके ऊपर अल्फा बीटा के ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होते हैं ये स्पाइरली अरेंज रहते हैं, हेलिकली कॉइल्ड, यू कैन से अल्टरनेट मैनर, ओके। तो यहाँ पे ए वाला रिंग देख रहे हो, इसके इसको अगर गिनोगे सो देर आर टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट्स। आप लोग ये जो सर्कल दिख रहे हैं, जो रेड कलर के मैंने सर्कल्स बनाए हैं, जस्ट काउंट दैट, इट विल बी लाइक 13 इन नंबर। वेयर इज ओवर हियर अनदर रिंग इज देयर जो कि इसके साथ जुड़ी हुई है यहाँ पे, ओके, ऐसे बोल सकते हो। तो ये टोटल 10 इन नंबर होते हैं, इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। तो बी और ए नाम की रिंग होती है, ए को 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, बी को 10 होते हैं, बाकी के 3 ए के ही शेयर होते हैं। ए के साथ देर आर 2 लूप्स, यू कैन सी ओवर हियर, वन इज द लूप विच इज अ आउटर आर्म, इसको लेबल किया जाता है, ये जे शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, और एक एल शेप स्ट्रक्चर जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज अ बेंड लाइक स्ट्रक्चर, इसको इनर आर्म भी कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द डिटेल डायग्राम, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ओके। नाउ आई थिंक यू कैन सी वेरी इजीली, ये देख रहे हो बाहर की एक जो शीट होती है, आउटर शीट, ये वो है, ठीक है। अभी आउटर शीट तो आप लोगों ने देख ली, सो लेट्स टॉक अबाउट द डिटेल स्ट्रक्चर ओवर हियर। तो आप लोग देखो एक शीट आपको यहाँ पे अंदर भी देखने मिलेगी, ठीक है।
तो ये दो शीट्स मैंने आप लोगों को पहली बात क्लियर कर दिया। तो ये C1 एंड C2 वाली रिंग है एज यू कैन सी ओवर हियर, जिनको कहा जाता है सेंट्रल ट्यूब्यूल्स। ओके, जिसका 250 एमस्ट्रॉन्ग डायमीटर आप लोगों ने पढ़ा है, और एक बेल्ट रहता है जो इन दोनों को कनेक्ट करके रखा है, जिसको कहा जाता है क्रॉस ब्रिज। ओके, क्या कहा जाता है? क्रॉस ब्रिज। अदर देन दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर यू हैड सीन, लाइक ए एंड बी रिंग ओवर हियर। ऐसे टोटल 9 रहेंगे, गिन लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा ओवर हियर। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, सो टोटल 9 आर देयर। ओके, और ए का लिंकर जो है वो बी के साथ रहेगा हमेशा। ए विल गोइंग टू लिंक बी, तो समझ में आ रही है बात? ए बी के साथ लिंकिंग कर रहा है। तो देखो स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म्ड हो रहा है, और उनके बाहर से फिर शीट आप लोगों को देखने मिलेगा। ओके, सो सी, है ना? समझ में आ रही है बात? और यहाँ से कुछ ए से जो ऐसे रेडियल स्पोक्स निकल रहे हैं, देखो यहाँ पे लेबल किया है, ए से क्या निकल रहे हैं? रेडियल स्पोक निकल रहे हैं, जो कि डेंस मटेरियल रहता है। और ए और बी को एक्चुअली डबलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए और बी को डबलेट कहा जाता है, और ए और बी को जो कनेक्ट करता है उस पर्टिकुलर लाइन को हम लोग कहते हैं लिंकर। ओके, ए एंड बी के बीच में। फाइन, तो इनर आर्म विल बी लिंक्ड विद द बी रिंग, ऐसे बोल सकते हो। अभी ये सारी बातें आप लोगों ने देखी। ओके, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, C1 एंड C2 जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ डाइनिन प्रोटीन। यही से क्वेश्चंस आएंगे। स्ट्रक्चर आप लोगों को एनसीईआरटी का ही देखना है। ओके, एक्ट एज अ एटीपेस एंजाइम। 9 डबलेट्स प्रेजेंट होते हैं, मेड अप ऑफ ट्यूबुलर प्रोटीन्स। ओके, ए एंड बी लिंकर जो है, इट इज मेड अप ऑफ नेक्साइन प्रोटीन, वेर एज आउटर आर्म जो है, इट इज मेड अप ऑफ डाइनिन प्रोटीन। तो इस तरीके से आपको ये चार लेबलिंग जो यहाँ पे मैंने नोट में लिख के रखा है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो कि आपको याद रखने हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, अब C1 एंड C2 जो होता है सेंट्रल पार्ट, उसके पास होता है एंजाइम कॉल्ड एज द एटीपेस। तो ये जब बाहर की, यू कैन से दिस स्पोक व्हेन टचेस टू द सेंटर पार्ट, एनर्जी इज यूज्ड फॉर द मूवमेंट। ओके, एटीपी एनर्जी यूज की जाती है। अदर देन दिस यू कैन सी, ये अभी तक सेंटर को टच नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक जगह पे मैंने इसे टच करके दिखाया है। सो व्हेन इट इज टच, एनर्जी इज रिक्वायर्ड ओवर देयर, तो एनर्जी के वजह से ही मूवमेंट होते हैं। ओके, नोट, काइनोसीलिया जो रहता है वो मोटाइल रहता है, इसलिए 9+2 अरेंजमेंट रहता है। स्टीरोसीलिया नॉन मोटाइल होते हैं, जो कि आपके टेस्ट बर्ड में प्रेजेंट होंगे, आपके ईयर्स में प्रेजेंट होंगे। ओके, नाउ वहां पे इसको 9+0 कंडीशन का मतलब क्या है? बीच के दो रिंग्स एब्सेंट रहेंगे। ओके, 9 रिंग्स तो देखने मिलेंगे, लेकिन बीच के दो रिंग्स एब्सेंट रहेंगे, और दो रिंग्स के पास ही तो एनर्जी के लिए एंजाइम होता है, एटीपेस एंजाइम। तो ये याद रखो आप लोग, ठीक है? 9+0 बोला यानी 9 अरेंजमेंट, 9 डबलेट्स विल बी सीन, बट जीरो का मतलब है सेंटर के दो रिंग्स एब्सेंट रहेंगे। ओके, काइनोसिलिया जो कि मोटाइल होता है, तो उसमें 9+2 का अरेंजमेंट आपको देखने मिलता है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली यू हैड स्टडीड ओवर हियर नाउ। सो दिस इज अबाउट द सेंट्रियोल। तो अभी सेंट्रियोल्स के बारे में बात करते हैं। सो पोजीशन विच इज नियर टू द न्यूक्लियस, यहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं दी है, लेकिन बताया है मैंने ये क्या है, ये सेंट्रियोल्स के बारे में। ओके, पोजीशन विच इज नियर टू द न्यूक्लियस, नंबर कैन बी 2 इन ईच सेल। तो ये कुछ ऐसे परपेंडिकुलर अरेंज दिखता है, एक एक ऐसा और एक हॉरिजॉन्टल, सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो देयरफॉर राइट एंगल टू ईच अदर। साइज जो इनकी होती है वो छोटी होती है, 0.3 टू 0.5 माइक्रोमीटर। फंक्शन क्या करते हैं? तो स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए मदद करते हैं सेल डिवीजन के समय। ओके, फाउंड इन केस ऑफ द एनिमल सेल एक्सेप्ट मैमलियन आरबीसी। तो सेंट्रियोल्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करते हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर है जो अभी आप लोगों ने देखा। ओके, 9+0 अरेंजमेंट, मतलब सेंटर में कुछ दो रिंग्स ऐसे प्रेजेंट नहीं रहेंगे, लेकिन ए रिंग आप लोग देख रहे हो, बी रिंग देख रहे हो, और सी रिंग। तो ए में था 13 प्रोटोफिलामेंट्स, वेरस 10 में था 10, तो सी में भी 10 ही रहेगा। ओके, सो मेड अप ऑफ अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन, इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। ओके, और सेंट्रियोल जो होता है ये एस फेज में स्प्लिट होता है, इंटरफेज में, ये हम लोगों को पता है, हम लोग सेल साइकिल सेल डिवीजन में इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग बस ट्रिपलेट फॉर्मेशन देखते हो। देखो ए बी सी तीन हो गए ना, इसलिए इनको ट्रिपलेट कहा जाता है। ये टोटल ऐसे 9 अरेंज रहेंगे, बीच में ऐसे सेंट्रल हब रीजन आप लोगों को देखने मिलेगा। ओके, यहाँ पे लेबल किया हुआ है। नाउ ए का लिंकिंग विद द सी के साथ रहेगा, तो ए सी लिंकर आपको यहाँ पे देखने मिलता है। ए के नीचे आप लोग एक रेड कलर की लाइन देख पा रहे हो, यहाँ पे हर जगह पे देखो, है ना? सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ एक्स बॉडी, और जो यहाँ पे रेड कलर का सिनेरियो देख रहे हो, इसको कहा जाता है वाई बॉडी। ओके, और ये जो लाइंस होते हैं इनको रेडियल स्पोक्स कहा जाता है। सो व्हाट इज दिस एक्चुअली कॉल्ड एज अ सेंट्रियोल। ये 3D में आप इमेजिन करोगे तो ये कुछ ऐसे
ऐसे इसको 3D में इमेजिन करो, लंबे लंबे स्ट्रैंड्स होते हैं, ओके, दीज आर एक्चुअली ऐसे स्ट्रैंड्स होते हैं ये, ओके। इसका अगर एक टीएस काटू तो ये कुछ ऐसे चकली के जैसे दिखता है, समझ में आई बात, ऐसे बोल सकते हो आप लोग। Now, the last part of the chapter that is called as the cytoskeletal structure, that is microtubules and the microfilaments. Okay. जो microtubules होते हैं, these are hollow structure, whereas microfilament, these are solid rod structure made up of tubulin protein microtubules, whereas over here actin and myosin बने रहते हैं, जो कि locomotion and movement वाले chapter में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। Now see, microtubules which are normally seen in case of the cilia, flagella, basal granules, spindle fibers, aster rays, exoneme of the sperm tail in the centrioles, okay। तो ये जो आप लोगों ने देखा है, अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ द अल्फा एंड द बीटा, हेलिकली कॉइल, 250 एंगस्ट्रॉम डायमीटर, 150 एंगस्ट्रॉम लूमेन का डायमीटर, ये सारी बातें ऑलरेडी अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है, सी इट इज अ डायमेरिक स्ट्रक्चर, अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स का बना हुआ रहता है। लेकिन जो ये होता है एक्टिन मायोसिन फिलामेंट, दिस आर एक्चुअली सॉलिड स्ट्रक्चर, तो अंदर इसके ग्लोबुलर प्रोटीन्स भरे हुए रहते हैं, इसलिए ये सॉलिड होते हैं, ठीक है। ये जी एक्टिन भी कहते हैं इनको। तो ये आपको ऐसे अगर मानो सेल के ऊपर ऐसे एलिवेटेड स्ट्रक्चर, जो विलाई हम लोग कहते हैं, विलाई लाइक स्ट्रक्चर अगर देखने मिलेगा, तो उसके अंदर भी आप लोगों को ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे। जैसे कि मान लो एक विलाई यहाँ पे बना लेते हैं, तो इसके अंदर भी सॉलिड स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेंगे, जो कि एब्जॉर्प्शन वगैरह करने में मदद करते हैं। अदर देन दिस, साइटोप्लाज्म को एक अपना खुद का एक स्ट्रक्चर मिलता है, therefore it is a very very important topic, okay। So here we completed the chapter called as a cell, the unit of life. Just read your NCERT textbook, very very important after understanding this chapter, okay। मिलेंगे आपको न्यू लेक्चर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ, ओके। बाय बाय।